हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम क्वेश्चन आंसर लाए हैं फिजिक्स के और चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, जो कि पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि पार्ट 3 वीडियो में क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्बल्ड इनटू अ बॉल। क्वेश्चन का मतलब है एक कागज की शीट है, मतलब एक कागज का पेज है, जब हम उसे ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वो जल्दी से नीचे नहीं गिरता, क्या, शीट ऑफ पेपर। और वहीं अगर उसी शीट को हम क्या करें, क्रम्बल बना दे, एक बॉल बना दे और उसको ऊपर से नीचे फेंकेंगे उसी हाइट से, वो तेजी से गिरता है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है कि शीट धीरे क्यों गिरता है और जो क्रम्बल्ड हुई बॉल है वो तेजी से क्यों गिरता है, ऐसा क्यों है, आपको ये बताना है। तो आंसर है, अ शीट ऑफ पेपर has a larger area. Due to its larger area, when a sheet of paper is dropped from a height, it experiences more resistance from air. Its speed decreases and its fall at a slower rate. On the other hand, a sheet of paper crumbled into a ball has a smaller area. Due to its smaller area, when a ball made from crumbled sheet of paper is dropped from a height, it experience less resistance from air. Its speed increases and it fall at a faster rate. क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पेपर की शीट का जो एरिया है वो बड़ा होने के कारण जब आप एक शीट फेंकते हो तो वो ऊपर से नीचे की ओर, तो उसका सरफेस क्या हो जाता है, उसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो उस पर एयर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। जब सरफेस एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा, एयर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। वहीं आपने एक पेपर को क्रम्बल करके उसकी बॉल बनाई और उसको ऊपर से नीचे ड्रॉप किया तो उस पर एयर फ्रिक्शन क्या लगेगा, एयर फ्रिक्शन कम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे ये है वो शीट ऑफ पेपर, इसको हम ऊपर से नीचे को फेंकते हैं, तो जब हम उसको नीचे को फेंकेंगे तो भाई ये जो ये शीट है ये इतना, इसका एरिया क्या है, ये ज़्यादा जगह लगेगा जब ऊपर से नीचे गिरेगा, ठीक है। वहीं इसी शीट को हम क्रम्बल करा के बॉल बनाते हैं और उसको भी ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा, जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा, कम ही तो होगा, क्योंकि जितना बॉल है उतना ही होगा, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि जब वो शीट ऑफ पेपर जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा, उस पर एयर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और जो क्रम्बल हुई बॉल है जब वो नीचे गिरेगी तो उस पर एयर फ्रिक्शन कम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और जब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी उस क्रम्बल बॉल की, तो वो जल्दी से नीचे गिरेगा, क्या, बॉल जल्दी से नीचे गिरेगा। इसीलिए जो शीट ऑफ पेपर की जो बॉल बनाई गई है उसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो वो जल्दी नीचे गिरेगा, और उसकी किसकी, जो शीट ऑफ पेपर है उसका सरफेस एरिया कम है, एयर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, तो वो धीरे धीरे नीचे गिरेगा। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब है क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज strong as gravitational force on the earth. What is the weight in Newton of a 10 kg object on the moon on the earth? मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया गया है, क्या मास दिया गया है, 10 kg दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वेट कितना होगा इस ऑब्जेक्ट का, किस पे, अर्थ पे और मून पे। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है अब मतलब हमें क्या निकालना है, अर्थ का भी निकालना है और मून का भी निकालना है। तो पहले हम किसका निकाल रहे हैं, पहले हम मून का निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, कैलकुलेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, हमने मून का कैलकुलेट कर रहे हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी मून पे हमें उसका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, 1/6 दे रखा है। मास कितना दे रखा है, मास हमें 10 kg दे रखा है, वो तो दे रखा है। एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून से, कितना है वो, 1/6
6 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है W इक्वल टू M मल्टीप्लाई G। तो W तो हमें निकालना है, वेट तो हमें निकालना है किसका? ऑब्जेक्ट ऑफ द मून का। तो हम M कितना दे रखा था? हमें M दे रखा था 10, यानी मास हमें 10 दे रखा था। G कितना दे रखा था? G हमारा 9.8 था और उसको हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून करा था, तो हमने उसको 1/6 से मल्टीप्लिकेशन किया था। जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 16.3 न्यूटन। ये तो हमारा किसका आएगा? मून का आएगा। मगर क्वेश्चन में हमें और क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमें अर्थ का भी पूछा गया है। तो अब हम अर्थ का निकालेंगे। कैलकुलेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, यानी अब हम किसका निकालेंगे? अर्थ का निकालेंगे। तो हमारा अर्थ में भी वही फॉर्मूला लगेगा कि वेट तो हमें निकालना है, M यानी मास हमें दे रखा है 10 और G हमें दिया ही है। G कितना होता है वो तो हमें पता ही है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 9.8 को, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 98 न्यूटन। यानी जो मून का है, मून का आंसर कितना हो जाएगा? 16.3 न्यूटन और अर्थ का कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट। इसका फर्स्ट है द मैक्सिमम हाइट टू विच इट्स राइजेस। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा गया है कि एक बॉल है, एक बॉल को हमने थ्रो की, तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ करते हैं और वो 49 मीटर पर सेकंड है। और हमको ये भी पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। 0 क्यों होती है? क्योंकि वो वहाँ पे रुक जाती है। तो अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये हमें पूछा गया है द मैक्सिमम हाइट, यानी हमें क्या निकालना है? इसमें फर्स्ट पार्ट में हाइट निकालनी है। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी। हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, सॉरी ये फॉल लिखा है, फॉल नहीं है, ये बॉल है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल दे रखा है, यानी u दे रखा है। कितना दे रखा है? 49 दे रखा है। फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं दे रखा है, वो क्या है? 0 है। हमें पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। हमें हाइट क्या है? हाइट हमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइट हमें क्या करना है? निकालना है। तो अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? v स्क्वायर u इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh मतलब यहाँ पे हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? हम g और h लगाएंगे। किस में? फॉर्मूले में। g और क्या? h क्या लगाएंगे? g और h लगाएंगे। g और h लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे कि हमारा u कितना था, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना था? 49 था। तो 49 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा? प्लस हमारे पास 2, तो ऑलरेडी फॉर्मूला में है ही। g की वैल्यू कितनी है? 9.8 है और h का मतलब है हाइट तो हमें निकालनी है, तो हम हाइट तो h वैसे लिखेंगे। बाकी ये जो 49 का स्क्वायर किया हमने, तो वो कितना हो गया? 2401 हो गया। और इसको हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, किसको? 9.8 को, तो हमारा कितना आया? 19.6 आया। अब 19.6 आया, यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब हम जो 9.8 है उसको माइनस भी लिखेंगे। तो जब प्लस माइनस क्या हुआ? प्लस माइनस हुआ माइनस। तो यहाँ पे क्या आया? 2401 माइनस 19.6 h। अब हम क्या करेंगे? इस h को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 19.6 h इक्वल टू 2401। अब हम h को यहीं पे छोड़ देंगे और 2401 और जो h के साथ 19.6 था उसको हम नीचे ले लेंगे 19.6। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करके क्या आएगा? कैलकुलेशन करके आएगा 122.5 मीटर। यानी thus the maximum height to which the ball rises is, मतलब मैक्सिमम जो हाइट होगी वो हाइट कितनी है? 122.5।
ये है आंसर। अब इसी क्वेश्चन नंबर 13 में सेकंड पार्ट भी पूछा गया है कि द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब टोटल टाइम कितना लग रहा है रिटर्न टू सरफेस ऑफ द अर्थ, हमें ये भी बताना है। तो हमें पता है कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी 49 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी नहीं थी हमारी 0। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, टाइम निकालना है। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस जी मल्टीप्लाई टी। अब हमने यहाँ पे t क्यों लिया है, t हमने इसलिए लिया है कि t का मतलब क्या है, टाइम। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। तो u था हमारा 49, हमने लिख दिया, प्लस g हमारा कितना था 49 प्लस माइनस, मैंने बोला था ना कि 9.8 को क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, तो आया माइनस 9.8। और क्या था फॉर्मूले में, टी फॉर टाइम, यही निकालना था हमें। अब हमारा क्या आया, जब हमारा ये आया तो हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। 49 का 49 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 9.8 का 9.8 मल्टीप्लाई टी, ठीक है। अब हम इस टी को क्या करेंगे, टी को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो जब हम टी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, टी इक्वल टू 49 था, और जब हम टी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए थे तो उसके साथ क्या था 9.8 भी था। अब हम क्या करेंगे, टी को यहीं पे छोड़ेंगे और 49 का 49 और 9.8 उसके कहाँ जाएगा, 49 के नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 9.8। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। क्या हो जाएगा 5 सेकेंड। बट ये तो क्या है, मतलब 5 सेकेंड में तो वो ऊपर जा रहा है, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में तो हमें पूछा गया है द टोटल टाइम इट, यानी टोटल टाइम क्या है। अभी तो हमारा जो टाइम निकला है वो क्या टाइम निकला है, 5 निकला है। सॉरी ये 5.5 लिखा है, ये 5.5 नहीं है, सिर्फ 5 है और आगे सेकेंड, यानी 5 सेकेंड निकला है। और क्वेश्चन में हमें पूरा पूछा क्या गया है कि टोटल टाइम बताना है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम टू एक्सेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, देयरफॉर मतलब 5 + 5 = 10 सेकेंड। क्यों हमने 5 + 5 क्यों प्लस क्यों किया, क्यों इसलिए किया कि हमसे पूछा गया है कि टोटल टाइम क्या होगा। तो टाइम कितना होगा, टाइम होगा 5 सेकेंड। अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि टोटल टाइम। अभी तो वो क्या हो गया, अभी तो वो ऊपर जा रही है, तो जब वो ऊपर जा रही है तो वो कितना समय ले रही है, 5 सेकेंड ले रही है। फिर वो ऊपर से क्या होगा, नीचे भी तो आएगी अर्थ में, तो जब वो अर्थ में नीचे आएगी तो फिर टाइम कितना लेगी, 5 लेगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, 5 + 5 तो कितना हो गया 10 सेकेंड, यानी ये होगा उसका टोटल टाइम। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब है क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। यानी एक स्टोन है, एक पत्थर है, उस पत्थर को हम 19.6 मीटर हाइट के टावर से छोड़ देते हैं, ग्राउंड को छूने, फिर वो स्टोन क्या करेगा, नीचे तो गिरेगा। अब जब वो नीचे गिरेगा तो ग्राउंड को छूने से पहले उस स्टोन की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, आपको ये बताना है। तो क्या दे रखा है हमें, इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है, वो क्या है 0 है। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हाइट हमें दे रखी है कि उसको कितने मीटर की हाइट से फेंका गया, 19.6 मीटर की हाइट से फेंका गया। तो वी नो फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, हमें ये भी पता है फॉर्मूला क्या होता है, v² = u² + 2gh। तो जब 2gh हम लिखेंगे तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, v² तो हमें निकालना है, इक्वल टू u क्या है, u तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 फॉर्मूले में है, g और h क्या है, g हमारा पता है, हमें g कितना होता है 9.8 होता है, और हमारे पास h भी हमें पता है, h कितना था 19.6 था।
ठीक है। फिर ये वी स्क्वायर का वी स्क्वायर इक्वल टू, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को का स्क्वायर है तो वो तो कुछ होता नहीं है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से तो कितना आएगा 19.6 आएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन, फिर ये 19.6 है, इसको हम एज इट इज उतार देंगे। फिर क्या होगा, ये वी स्क्वायर हो गया 19.6 मल्टीप्लाई 19.6, यानी ये भी इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो हम स्क्वायर से स्क्वायर को काट देंगे और v इक्वल टू कितना हो जाएगा 19.6, यानी आंसर क्या होगा, आंसर होगा v इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। Thus the velocity of stone just before hitting the ground will be 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। अब है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया, 15 में पूछा गया है अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर सेकेंड taking g equal to 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and the total distance covered by the stone? क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्टोन को हम ऊपर से फेंक रहे हैं। हमको पता है कि जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो हम इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती है, पर्टिकुलरली वेलोसिटी से ही ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी g इक्वल टू क्या होगा, g है 10 मीटर पर स्क्वायर ले लेता है। कितनी हाइट है वो रीच कर पाएगा हमें ये बताना है। तो क्या है आंसर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यानी u कितनी है हमारे पास 40 है, सॉरी यहाँ पे 10 लिखा गया है, ये 10 नहीं है, ये 40 है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है हमारे पास, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उन्होंने हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 10 दे रखा है। हाइट हमें निकालनी है, फॉर्मूला हम पुट करेंगे कि v, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। g की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, यानी ठीक है g की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, और g कितना दे रखा था हमें, g दे रखा था हमें 10, तो हम 10 को क्या करेंगे -10 लिखेंगे। तो v क्या है, v है हमारा 0 स्क्वायर इक्वल टू u हमारा कितना था 40 दे रखा था, तो यानी 40 स्क्वायर प्लस 2, और g की वैल्यू मैंने क्या बोला था, g की वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी, 10 दे रखी, तो हम उसे क्या लिखेंगे -10। माइनस हमने क्यों लिखा, g की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मल्टीप्लाई h क्या है, h तो हमें निकालना है, यानी हाइट हमें निकालनी है। तो ठीक है, इतना हुआ। अब क्या आएगा, 0 का 0 होगा स्क्वायर में इक्वल टू 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 प्लस 2 और मल्टीप्लाई 10, यानी इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 0 इक्वल टू 1600 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो वो कितना होगा -20 और h। अब क्या होगा, हम 20h को यहाँ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, 1600 का 1600, h को फिर हम यहीं छोड़ेंगे 1600 और 20 को हम उसके नीचे लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 0 का 0, यानी कितना हो गया हमारा आंसर हो गया h इक्वल टू 1600 प्लस अपॉन 20, 0 का 0 to 1 और 80, यानी हमारी हाइट कितनी हो गई, हमारी हाइट हो गई 80। तो ये था आंसर। Thus the momentum of height reached by the stone is 80 मीटर, ठीक है। ये तो हमसे हमारा आंसर निकल गया, मगर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दी स्टोन, टोटल डिस्टेंस कितना है उस कवर्ड स्टोन का, तो वो भी तो निकालना है। अभी जब हम उस किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, पहले हम उसे ऊपर फेंक रहे, फिर वो ऊपर से नीचे भी आएगा, तो हमें वो पूरा टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो 80 में ऊपर जा रहा तो 80 में वो नीचे भी तो आएगा, तो यानी 80 प्लस 80 तो कितना हो जाएगा 160 टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 80। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द
अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ 16 मल्टीप्लाई 10 द पावर 24 kg एंड द सन 2 मल्टीप्लाई 10 द पावर 30 kg। द एवरेज बिटवीन द टू इज 1.5 मल्टीप्लाई 10 द पावर 11 है। तो क्या है, हमें क्या करना है, हमें फोर्स निकालना है। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी कितना दे रखा है हमें 6.7 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 11 दे रखी। मास ऑफ द अर्थ यानी मास ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होगा, मास ऑफ द अर्थ हमें कितना दे रखा है 6 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 24 kg, यानी हम इसको m1 मान लेंगे। मास ऑफ द सन यानी हम इसको क्या मान लेंगे m2 मान लेंगे, जो कि कितना दे रखा 2 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 30 दे रखा। सॉरी ये 36 लिखा है, ये 30 है। क्या है ये 30 है, 10 की पावर कितनी है 30 है। तो अब हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। हम फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, हम फॉर्मूला पुट करेंगे F, क्या फॉर्मूला पुट करेंगे F इक्वल टू G मल्टीप्लाई M1 मल्टीप्लाई M2 अपॉन R स्क्वायर, यही फॉर्मूला लिखेंगे। अब फॉर्मूला में हम सारे नंबर पुट ऑन कर देंगे। क्या करेंगे F का F आएगा इक्वल टू, यानी फोर्स तो हमें निकालना है, F G हमें कितना दे रखा, G हमें दे रखा था 6.7 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 11। फिर मल्टीप्लाई M1 कितना दे रखा था, M हमें दे रखा था 6 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 24 दे रखा था। फिर हमें M2 कितना दे रखा था, M2 दे रखा था हमें 2 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 30 दे रखा था। वहाँ 36 था, आप उसको 36 से सही कर लेना, वो 30 है। फिर हमें R क्या दे रखा है, R हमें दे रखा है 1.5 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 11, जो कि R क्या है, R स्क्वायर है, तो हम इसको स्क्वायर लिख देंगे। ये है। अब हम इसकी सारी कैलकुलेशन करेंगे, तो जब हम इसकी सारी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, F इक्वल टू 3.57 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 22 न्यूटन। तो ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आंसर ग्रेविटेशन के, जो कि पार्ट 3 वीडियो है। अभी पार्ट 4 वीडियो भी आएगी, जिसमें सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।